हेलो दोस्तों मैं हूं सचिन गुप्ता और आज आपके लिए एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जो एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। तो इस चैप्टर का नाम है सोलर सिस्टम, जो कि पढ़ाऊंगा आपको मैं। इट विल प्रेजेंट बाय मी सचिन गुप्ता। तो यहाँ पे आज हम आपको सोलर सिस्टम का ज्ञान देंगे। इससे पहले मैं आपको कई बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। आई होप आपने सब वीडियोस मेरी देख ली होंगी। लास्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ माउंटेन के बारे में। तो इतना जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये है सोलर सिस्टम। क्या है ये सोलर सिस्टम? तो हम बात करते हैं आपसे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो देखो सोलर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे कि हमारा ये पूरा यूनिवर्स बना कैसे। हमारे पास जो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में वो ये है कि यूनिवर्स जो कि हमारा ब्रह्मांड है इसका निर्माण कैसे हुआ। आप लोग सोच के देखिए, मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स जिसमें आप लोग लगा लो लाखों प्लैनेट हैं, ठीक है, लाखों आपकी आकाश गंगाएं हैं, लाखों आपकी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, लाखों सोलर सिस्टम हैं। तो इस तरीके का यार इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है उसका निर्माण कैसे हुआ, उसका निर्माण किस प्रकार से किया गया। जब भी हम इस बात को सोचते हैं तो हमें यार मतलब चौंधिया आ जाते हैं कि भाई इतना बड़ा कैसे हो गया यार, मतलब इतना ज़्यादा हो कैसे सकता है। इतना बड़ा यूनिवर्स जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, जो कि अकल्पनीय है, तो इतने बड़े यूनिवर्स जो है वो कैसे बना। तो इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारी थ्योरीज हमें ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए मिलती हैं, जैसे कि नेबुलर थ्योरी है दोस्तों, फिर आप लोग पढ़ सकते हो यहाँ पर चैमलिन मोल्टन थ्योरी है, फिर दोस्तों बिग बैंग थ्योरी है, एक रेड शिफ्ट थ्योरी है। इन सभी थ्योरियों में जो आपके पेपर के अंदर पूछी जाती है और जो अभी तक ज़्यादातर साइंटिस्टों के द्वारा एक्सेप्ट की गई है ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी है ये है आपकी माय डियर स्टूडेंट बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी। इसको हम कभी कभार यह भी बोल देते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस या फिर बिग बैंग थ्योरी दोनों एक ही बात होती है। चलो समझते हैं ये बिग बैंग थ्योरी है क्या। देखो आज से 14 बिलियन साल पहले, ठीक है, कितना साल पहले, 14 बिलियन साल पहले, आप एक रफ एस्टिमेट लगा लीजिए 14 बिलियन साल पहले, ठीक है। अगर आप एक्यूरेट की बात करोगे तो ये है 13.7 बिलियन, ठीक है, लेकिन हम लोग एक मान लेते हैं 14 बिलियन साल पहले एक दोस्तों एटम था, ठीक है, एक छोटा सा एटम था, यानी कि एक ऐसा एटम जिसकी वॉल्यूम बहुत कम थी और इसकी जो टेम्परेचर था वह इसका बहुत ही ज़्यादा था और इसकी जो डेंसिटी थी वह भी बहुत ज़्यादा थी। यानी कि हमारे पास क्या था, आज से 14 बिलियन साल पहले एक एटम था जिसका की जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा था। इवन मैं अगर आपसे इन्फानाइट कह दूं तो ये भी गलत नहीं होगा, बहुत इन्फानाइट था। और जो इसकी डेंसिटी थी वह भी दोस्तों इन्फानाइट थी, इन्फानाइट टेम्परेचर और इन्फानाइट डेंसिटी, ठीक है। अचानक से हुआ क्या कि ये जो आपका ये एटम है छोटा सा, इसमें एक विस्फोट हुआ। क्या हुआ, इसमें एक विस्फोट हुआ, एक एक्सप्लोज़न हुआ, ये अचानक से एक्सप्लोड कर गया। और इससे जो विस्फोट हुआ उससे क्या हुआ कि जो एटम था इसके कई सारे टुकड़े जो थे वह चारों तरफ फैल गए, जिन्होंने आज आपका डिफरेंट प्लेनेट का निर्माण किया है, जिन्होंने आज आपका डिफरेंट टाइप के स्टार का निर्माण किया है। तो मैंने आपसे क्या कहा, आज से 14 बिलियन साल पहले जैसा आज आपको दुनिया दिखती है, आज आपको प्लेनेट दिखते हैं, जितनी हेवनली बॉडीज़ दिखती हैं, ये नहीं थी। केवल एक एटम था जिसके पास अनइमेजिनली, ठीक है, आप विचार नहीं सकते मेरे भाई, इतना इसका टेम्परेचर था और इतना इसकी डेंसिटी थी और इसकी जो वॉल्यूम थी ना वह बहुत कम थी, बहुत कम वॉल्यूम थी, ठीक है। अचानक से इसमें एक विस्फोट होता है और ये जो है इस जब विस्फोट होता है तो इस एटम के चीथड़े उड़ जाते हैं और जो चीथड़े यानी कि जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो फिर क्या करते हैं मेरे भाई, सारे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। और ये जो यूनिवर्स में फैले हैं ये फिर क्या होते हैं, ठंडे होते हैं, ठंडे होते हैं, ठंडे होते हैं। यानी कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो समय के साथ ही ठंडे होते रहते हैं और अपने आप को ठंडा करते हैं, ठीक है।
अब जब ये ठंडे होते हैं तब ये बाद में आपके प्लेनेट का निर्माण कर देते हैं, बाद में आपके स्टार का निर्माण कर देते हैं, बाद में आपके और कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ का निर्माण कर देते हैं। लेकिन अगर इनिशियली देखा जाए तो बस एक छोटा सा एटम था जिसमें ये पूरा एक्सप्लोज़न हुआ। तो आपको मेरी इतनी बात समझ में आई होगी, एक छोटा सा एटम जिसमें एक्सप्लोज़न होता है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसकी जो वॉल्यूम है वह बहुत छोटी है। तो जब इसमें एक्सप्लोज़न होता है तो यही एक्सप्लोजन ये छोटे छोटे आप लोग पाओगे पार्ट में ये बढ़ जाता है, और यही छोटे छोटे पार्ट क्या करते हैं बाद में डेवलप होते हैं प्लेनेट के रूप में, एस्ट्रॉयड के रूप में, ठीक है, और आपकी स्टार के रूप में, और आपके सैटेलाइट के रूप में। इन सब के रूप में ये क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है, यहाँ सैटेलाइट हम लोग नहीं कह सकते, यहाँ पे हम लोग प्लेनेट, स्टार, एस्ट्रॉयड वगैरह कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। ये पूरी जो थ्योरी है इसी को हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपाउंड किया गया था एडविन हबल के द्वारा। क्या नाम था इनका, आप लोग याद रखेंगे, इनका नाम था, आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो आपको याद रखना है ये थे एडविन हबल। ठीक है, और जब ये थ्योरी प्रपाउंड की गई थी वो जो टाइम था वह था प्रिय मित्रों 1920 का, यानी कि 1920 का टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात आप और भी समझ लीजिए, जैसे ही इस छोटे से एटम में एक्सप्लोजन हुआ, धमाका हुआ, तो ये जितने भी पार्ट थे ये जो कि फटे, ठीक है, एटम फटा तो उसके छोटे छोटे पार्ट जो थे वह अलग अलग दिशाओं में मूव करने लगे। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में क्या करने लगे, मूव करने लगे। और आप ये लगा लीजिए कि ये आज तक मूव कर रहे हैं, आज तक क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। क्यों, देखो अगर आप मान लो यूनिवर्स में अपने पास 2 प्लैनेट है, एक को नाम दे दो ए, एक को नाम दे दो बी, तो आज के टाइम पर इनके दोनों की जो बीच की दूरी है, ठीक है, वह क्या हो रही है, समय के साथ बढ़ती चली जा रही है। से फॉर एग्जांपल अगर 2020 में इन 2 प्लैनेट के बीच में, या आप यूनिवर्स में पाए जाने वाले किसी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच की बात कर लो, उनके बीच जो दूरी है वह कंटिन्यू बढ़ रही है। अब ये बात इस बात को सिग्निफाई करती है कि हमारा जो यूनिवर्स है ना वह आज भी एक्सपेंड कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात, वह आज भी क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्योंकि आप सिंपल सोच के देखिए, 2 प्लैनेट के बीच की दूरी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही, तो उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही होता है कि हमारा यूनिवर्स आज भी दोस्तों प्रॉपर रूप से डेवलप नहीं हो पाया है, ये आज भी एक्सपेंड कर रहा है, कर रहा है, और ये जो है ना बिलियन सालों तक आगे रहने वाला है। तो आपको ये बात बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। आप यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, वो ये है, जब ये एक्सप्लोजन हुआ था तो 3 मिनट तक, स्टार्टिंग के जो 3 मिनट थे ना, ठीक है, उनमें क्या हुआ, आपके जो प्लैनेट थे इनमें बहुत बड़ा बदलाव आया। यानी कि पहले लाखों इन्फानाइट जो टेम्परेचर है, जो मैंने आपको बताया उस एटम का था जो फटा, उसका ठीक 3 मिनट का जो टेम्परेचर रह गया वो रह गया दोस्तों आपका 4500 केल्विन। कितना रह गया, 4500 केल्विन। ठीक है, चलो मैंने आपको पूरी थ्योरी कर दी एक्सप्लेन, देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 थ्योरी हैं, आपको जो एनटीपीसी की लेवल पे, एसएससी की लेवल पे पढ़नी है। ये है दोस्तों आपका, एक तो रेड शिफ्ट है, या फिर जिसे हम ड्रॉपलर इफेक्ट भी कह देते हैं, दूसरा बिग बैंग थ्योरी। ये थ्योरी, दोनों थ्योरी क्या करती हैं, यूनिवर्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती हैं। अपन को से बिग बैंग पढ़नी है, दूसरी कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है। अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, आज से लगभग, ये दोस्तों गलत लिखा हुआ है, आपको लिख लेना है, 14 बिलियन साल पहले हुआ क्या था, अपना जो पूरा यूनिवर्स है ना, इसका दोस्तों निर्माण हुआ था। ठीक है, ये जो पूरा यूनिवर्स जो आज आपको दिखता है इतना फैला हुआ, ये दोस्तों पूरा का पूरा आपका कंटेन था एक छोटी सी बॉल में। ठीक है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर था, बॉल लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, इसमें ये क्या था, पूरा कंटेन था। लेकिन ये जो बॉल थी इसका इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट इसकी दोस्तों डेंसिटी थी, और इसका बहुत कम वॉल्यूम था। जब इसमें एक्सप्लोजन होता है तब होता क्या है, ये फटता है, और इसी के फटने की वजह से जो उसके फ्रेगमेंट होते हैं वह दोस्तों चारों दिशाओं में हज़ारों की स्पीड से मूव करने लगते हैं। ठीक है, 1 सेकंड में 1000 माइल की जो है वो ये मूवमेंट इनमें आ जाता है, यानी कि 1 सेकंड में ये 1000 की दूरी, 1000 मील की दूरी कवर करते हैं। ठीक है, अब आप लगा लीजिए कितना तेज़ी से एक्सप्लोजन हुआ होगा कि जो फ्रेगमेंट है उस एटम के, वो 1000 माइल
पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है, अब हुआ क्या कि हल्के हल्के शुरू के 3 मिनट के बाद भी एक्सप्लोजन होता है, तो जो टेम्परेचर था दोस्तों वह 4500 केल्विन रह गया। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि जितने भी फ्रेगमेंट थे वह हल्के हल्के कूल होते हैं और वह आपके दोस्तों गैलेक्सीज़ को बना देते हैं और बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको वो क्लियर होगा। ये हिंदी में लिखा हुआ है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार लगभग 14 बिलियन अरब साल पहले 14 अरब साल पहले कॉस्मिक मैटर अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव की स्थिति में एक सुपरडेंस बॉल में सिमट गया था। एक प्राइमर्डियल स्पोर्ट ने बाहरी, ये पूरा वही लिखा हुआ है हिंदी में यार, एक बार से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखो एक वर्ड आता है दोस्तों आपका तारामंडल। तारामंडल किससे कहते हैं? देखो, अगर आप लोग एक सेकंड में कोशिश करता हूँ ये जो पीछे का चित्र है ये आपको क्लियर करके दिखा पाऊँ, जिससे आपको तारामंडल अच्छे समझ में आ जाए। तो अब आप लोग जो है ये जो पीछे का जो चित्र है ना, जो आपको पहले नहीं दिख रहा था, आप इसे देख पा रहे होगे। देखो यहाँ पर ना कुछ आप लोग देख रहे होगे, स्टार ने यहाँ पे कुछ पैटर्न बना रखे हैं। जैसे यहाँ पर एक पैटर्न है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक बहुत ही अलग ही पैटर्न है। ठीक है, अब ये जो पैटर्न के नाम लिखे हुए ना ये आपको नहीं याद करने हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न है, देखो कितना अजीब पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। तो ये जो पैटर्न है ना, हमारे को स्काई में बहुत सारे स्टार दिखते हैं जो कि अपनी लाइट की वजह से लिट करते हैं, जलते हैं। ये क्या करते हैं दोस्तों, ये एक पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है, और इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल। तो ये आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, वन कैन ऑब्जर्व इन द नाइट स्काई वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार। ठीक है, तो जो स्टार होते हैं ना वह आपके पैटर्न बना लेते हैं डिफरेंट, और इन्हीं पैटर्न कहते हैं कॉन्सोलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉन्सोलेशन। ये हिंदी में आपसे पढ़ लीजिएगा। एक रात के आकाश में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित विभिन्न पैटर्न देखे जा सकते हैं, इन्हें तारामंडल कहते हैं। अब बात आती है गैलेक्सी किससे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ गैलेक्सी? तो देखो, गैलेक्सी को समझने से पहले मैं चाहता हूं आप एक व्यक्ति से बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हो लें, इसका जो कंट्रीब्यूशन है आप इससे भी रूबरू हो लें। ये है हमारे हब्बल साहब। ठीक है, देखो पहले था क्या, बहुत समय पहले यार ऐसा माना जाता था कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वह केंद्र में है इस ब्रह्मांड के। वह कहाँ पर स्थित है? केंद्र में, सेंटर में है स्थित इस प्लेनेट के। लेकिन बाद में जब हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं हब्बल, ये क्या करते हैं, एक टेलीस्कोप बनाते हैं जिसका नाम था हब्बल टेलीस्कोप। ठीक है, और इससे ये क्या करते हैं दोस्तों, इस पूरे यूनिवर्स को देखने का प्रयास करते हैं। अब इसी प्रयास में नहीं ये पता लगता है, देखो एक बात हमेशा याद रखना, यही वो टेलीस्कोप था जिसने ज़िंदगी बदल दी थी। ये वो टेलीस्कोप था जिसने ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल दिया। यही वो टेलीस्कोप था जिसने यूनिवर्स को देखने का नज़रिया बदल दिया। इस टेलीस्कोप को जिस महान वैज्ञानिक ने बनाया उसका नाम था दोस्तों हबल साहब। ठीक है, हबल साहब ने इसको बनाया था। हबल साहब ने जब टेलीस्कोप नहीं बनाया था तो उससे पहले ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी पूरे यूनिवर्स के केंद्र में स्थित है। लेकिन जब हबल साहब ने देखा तो हबल साहब ने देखा, यार कैसी बात कर रहा है, बिल्कुल यार तुम झूठ कह रहे हो, मतलब बिल्कुल झूठी बात है ये। इस पूरे यूनिवर्स में जिसमें हम लोग रहते हैं ना, इस पूरे यूनिवर्स में उन्होंने कहा लाखों गैलेक्सीज हैं। अरे कलर मैंने वैसा ले लिया, जैसे मेरी स्क्रीन है, कलर को चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे दिख पाए। इन्होंने कहा कि इसमें क्या है, लाखों गैलेक्सीज हैं। क्या है? लाखों गैलेक्सी हैं। ठीक है, और इन लाखों गैलेक्सी में क्या है दोस्तों, आपके लाखों सोलर सिस्टम है। ठीक है, लाखों गैलेक्सी में क्या है, लाखों सोलर सिस्टम है। यानी कि जो यूनिवर्स है ना, जो आप मात्र इतना छोटा समझ रहे हो कि आपने कह के छोड़ दिया कि पृथ्वी है वो केंद्र में स्थित है ब्रह्मांड के, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा पृथ्वी जैसे लाखों प्लैनेट जो हैं वो इस यूनिवर्स में हैं। इवन यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसको सोचना भी हमारे लिए कठिन है, समझ रहे हो, इसकी इमेजिनेशन करना भी अपने को कठिन पड़ेगा। इतना बड़ा जो है वो ये है, इसका इमेजिनेशन जो है ना वह भी क्या है, बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, ऊपर वाला हमारे यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स के अंदर क्या है दोस्तों, कई सारे आपको गैलेक्सी देखने के लिए मिलेंगी। आप क्या बता सकते हो हमारी गैलेक्सी क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम है दोस्तों आकाशगंगा। तो हमारी गैलेक्सी का नाम आकाशगंगा, और इसी दोस्तों गैलेक्सीज के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं सोलर सिस्टम। क्या देखने को मिलते हैं? सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से पहले यूनिवर्स आता है,
इस यूनिवर्स के अंदर क्या है आपको जानना पड़ेगा। गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी के अंदर क्या है, ये है आपका सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या है, सोलर सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर है। और इसी सोलर सिस्टम में, एक सोलर सिस्टम में हमारा एक छोटा सा स्टार है जिसको हम कहते हैं सन। ठीक है, मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूनिवर्स में सन से बहुत बड़े बड़े प्लैनेट, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं। तो सन है और इसी सन के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही वो है हमारी अर्थ। तो उससे ये क्लियर हो गया कि हमारी अर्थ जो है वह सेंटर में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये यूनिवर्स है, ये हमारा ये हमारा सोलर सिस्टम है, सॉरी ये हमारी गैलेक्सी है और ये हमारा सोलर सिस्टम है। तो यहाँ पे इस सोलर सिस्टम में हमारा एक सन है और सन के चारों तरफ हमारी अर्थ घूम रही है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारी अर्थ जो है इस पूरे यूनिवर्स के केंद्र में है, क्योंकि ऐसे ही दोस्तों लाखों सोलर सिस्टम हमें देखने के लिए मिलते हैं। लाखों सोलर सिस्टम है, सॉरी ऐसे ही लाखों गैलेक्सीज़ है, क्या है, लाखों गैलेक्सी हैं। और इन लाखों गैलेक्सीज़ के पास लाखों प्लैनेट हैं और लाखों प्लैनेट जो हैं यहाँ पे लाखों लाखों स्टार भी हैं। ठीक है, तो ये अवधारणा जो थी बिल्कुल गलत गई। हबल साहब ने एक दुनिया के सामने बहुत ही सच ला के रखा। हालांकि उस समय पे जो आपके जो चर्च हुआ करते थे वो चर्च ऐसा ही मानते थे कि पृथ्वी बिल्कुल सेंटर में है। तो जब हबल साहब ने ऐसी बात कही तो हबल साहब की ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गई आपके चर्च की बात के साथ, पादरी की बात के साथ में। इसके बाद में इन्हें जो है पादरी साहब ने बहुत दुख भी दिया, यानी कि इनके साथ में थोड़ी, मैंने सुना है, पढ़ा भी है कि इन्हें थोड़ी यातनाएं दी गई, थोड़ा इन्हें परेशान किया गया, क्योंकि उन्होंने उस बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया था। जैसे चाइना के अंदर क्या हुआ, कोरोना वायरस फैला, जिस डॉक्टर ने सबसे पहले सूचित किया कि एक ऐसा वायरस है जो कि देखा जा रहा है जो कि बिल्कुल सार्स की तरह है, ठीक है, जो कि 2002-3 में फैला था, सार्स की तरह है, तो चाइना ने क्या किया, डॉक्टर का मुँह ही बंद कर दिया। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से यार कुछ यातनाएं झेलनी पड़ी, हबल साहब के लिए भी कुछ परेशानियां झेलनी पड़ी। लेकिन वही बात है, अगर आदमी का कोई एक्सपेरिमेंट सच्चा हो, आदमी ने कोई काम लगन लगा के किया हो, तो उसकी तारीफ़ आज नहीं तो मेरे भाई कल जरूर होती है। तो यहाँ पे हबल साहब का जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। चलो बात करते हैं गैलेक्सी किससे कहते हैं। देखो गैलेक्सी कुछ नहीं होती यार, गैलेक्सी एक दोस्तों ऐसा कलेक्शन होता है, एक आप मान के चलिए एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें काफ़ी सारे आपके प्लैनेट आते हैं, काफ़ी सारे स्टार आते हैं, बहुत सारी डस्ट आती है, बहुत सारी गैसेस आती हैं। तो गैलेक्सी कुछ नहीं है दोस्तों। गैलेक्सी आप एक मान के चलिए एक बॉक्स है। क्या है गैलेक्सी? एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने आपके कई सारे प्लैनेट रख दिए हैं, कई सारे मैंने आपके इसमें डस्ट और गैस रख दी हैं, कई सारे आपके स्टार रख दिए हैं और कई सारे और तरीके के सेलेस्टियल बॉडीज़ को मैंने इसमें रख दिया है। ठीक है, मैं बहुत बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब होता है दोस्तों कोई भी एक ऐसा पार्ट जो कि बिग बैंग थ्योरी में जो ये बड़ा जो छोटा सा एटम था, इसकी वॉल्यूम छोटी थी, उससे टूटकर बना हो, तो उसे हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। तो यहाँ पर ये क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर ये भी है, ये मतलब प्लैनेट भी है, स्टार भी हैं, गैसेस और डस्ट भी हैं, और आपका ये रहे आपके कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं। ठीक है, जो कि आपके अदर हैं प्लैनेट से और स्टार से। तो इसी बॉक्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी बॉक्स को हम कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, तो आपको याद रखना है गैलेक्सी इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बहुत सारे स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो आपको याद रखना है गैलेक्सी के अंदर क्या आते हैं, आपके लाखों सोलर सिस्टम भी आते हैं, लाखों गैसेस भी आती हैं, लाखों डस्ट पार्टिकल आते हैं, लाखों बिलियंस ऑफ स्टार्स आते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं बेटा एक गैलेक्सी कितनी बड़ी है, सॉरी मेरे भाई एक गैलेक्सी कितनी बड़ी है। और जब गैलेक्सी मेरे प्रिय मित्रों इतनी बड़ी है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए यूनिवर्स कितना बड़ा है। ठीक है, आप यूनिवर्स इतना बड़ा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा हमारा ये यूनिवर्स है। तो चलो आगे लेके चलूँगा मैं आपके लिए। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक द यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ पे 10-12 ऐसी गैलेक्सी हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ यार मिलियंस ऑफ ऐसी गैलेक्सी हैं। ठीक है, मिलियंस यानी लाखों की संख्या में ऐसी गैलेक्सीज हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। द मिल्की वे आर आकाशगंगा इन अवर होम गैलेक्सी। जिस गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं उस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, या फिर हम लोग उसे मिल्की वे भी कह देते हैं। अब एक बात आती है कि यार इसका आकाशगंगा नाम पड़ा कैसे। देखो पुराने टाइम पे ना ऐसा दोस्तों हम इमेजिन किया जाता था कि जो हमारी आकाशगंगा है या जो हमारी मिल्की गैलेक्सी है ये नीचे से देखने पर ऐसी दिखा करती थी। नीचे देखने पर तो मैं ऐसा नहीं कह सकता यार, हबल टेलीस्कोप लाइक ऐसे टेलीस्कोप से देखने पे ऐसी दिखा करती थी कि कोई लाइट की गंगा बह रही है। क्या बह रही है? लाइट की गंगा। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया आकाशगंगा, आकाश में एक गंगा।
किसकी गंगा है? लाइट की गंगा है। किसकी गंगा है? लाइट की गंगा है। अब हम लोग थोड़ी सी आकाश गंगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो आकाश गंगा यार देखो क्या है मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान समझना। आकाश मैंने आपको एक बार बता दिया वहाँ पर ही, लेकिन यहाँ एक बार आवाज़ समझ लीजिए। हिंदी में दे है, एक आकाश गंगा धूल और अरबों सितारों और उनके सौर प्रणालियों का एक विशाल संग्रह है। क्या है? एक विशाल संग्रह है। ठीक है, तो मैंने आपको पीछे बता ही दिया। आकाश गंगा क्या है? इसमें कई सारे गैस, धूल और अरबों सितारे हैं और उनके सौर मंडल भी हैं। ठीक है, क्या है? सौर मंडल भी हैं इसके अंदर। दूसरी लाइन देखते हैं क्या है दोस्तों। दूसरी ऐसी लाखों आकाश गंगाएं हैं जो ब्रह्मांड में बनती हैं। कहाँ बनती है? ब्रह्मांड में। तीसरा पॉइंट क्या है? मिल्की वे और आकाश गंगा हमारे घर गैलेक्सी यानी कि जहाँ पर हम रह रहे हैं। अब बात आती है टाइप ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, गैलेक्सी कितने प्रकार की होती है? देखो गैलेक्सी होती है 3 प्रकार की। एक को कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी, दूसरे को कहते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी, तीसरे को कहते हैं हम लोग मेरे प्रिय तो रेगुलर गैलेक्सी। हिंदी बात करें तो हिंदी में स्पाइरल गैलेक्सी को कहेंगे दोस्तों हम लोग सर्पिल आकाश गंगाएं। इलिप्टिकल को दोस्तों हम लोग कहेंगे अंडाकार आकाश गंगाएं। इरेगुलर गैलेक्सी के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे कहते हैं अनियमित आकाश गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 टाइप की आकाश गंगाएं होती हैं। आप यार चाहो तो उन्हें याद रखो चाहे ना याद रखो, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बट यार इट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम। ठीक है, इसलिए मैंने रखा है, लेकिन यार इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आगे क्या है देखो, हमारा सोलर सिस्टम है। अब बात आती है देखो हमारा सोलर सिस्टम जो है ना, अपने सोलर सिस्टम्स के बारे में क्या क्या बातें जो हैं वो दोस्तों खास हैं। तो देखो यहाँ आप ऐसे समझ लो, मैंने आपको बताया कई सारे साइंटिस्ट थे आए, उन्होंने डिफरेंट प्रिडिक्शंस दी हमारे इस सोलर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया कि ऐसा तक कहा गया कि हमारे सूर्य, हमारा जो पृथ्वी है वो केंद्र में है इस यूनिवर्स के। लेकिन हबल साहब जब आए तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, आप जो अनुमान लगा रहे हो वो गलत है। जिस पृथ्वी को आप केंद्र समझ रहे हो वैसे लाखों पृथ्वी इस यूनिवर्स में प्रेजेंट हैं। तो चलो यार देख लेते हैं क्या है इसमें। तो ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति संबंधित विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो आप यह समझ लीजिए दोस्तों, ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगर हम लोग ये पढ़ें कि विज्ञान का नेचर कैसा है, यूनिवर्स का नेचर कैसा है, यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसकी स्टडी करने को हम लोग कहते हैं कॉस्मोलॉजी। प्रारंभ में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। मैंने आपको बता दिया इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन था ये दोस्तों किया गया था महान वैज्ञानिक का नाम था टॉलमी। लेकिन टॉलमी की जो ये सेकंड वाली बात थी ना, ये बिल्कुल गलत थी, निराधार थी, कतई असत्य थी। ठीक है, चलो आगे चलता हूँ मैं आपको लेके। 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ठीक है, सूर्य किसका केंद्र है? ब्रह्मांड का केंद्र है। इसके बाद सच्चाई जो है वो आगे सामने हबल जी के द्वारा। हबल जी ने कह दिया कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप जो सोच रहे हो गलत है बिल्कुल। हमारे यहाँ पे लाखों आकाश गंगाएं हैं और लाखों आकाश गंगाओं में लाखों सोलर सिस्टम है। इंग्लिश में बात करिए तो ये रहा, द साइंस रिलेटेड टू द नेचर एंड ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। मैंने बता दिया आपको साइंस। देखो आपको पता है अगर हम लोग नेचर से रिलेटेड पढ़ें तो उस साइंस को हम लोग फिजिक्स कहते हैं। हम लोग अगर हम लोग दोस्तों पढ़े जीव से रिलेटेड साइंस, उसे अपन लोग जीव से या प्लांट से रिलेटेड, तो उस साइंस को हम लोग क्या कह देते हैं हम लोग कह देते हैं उसे बायोलॉजी। अगर हम लोग पृथ्वी से रिलेटेड अध्ययन करें तो उसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। इसी तरीके से हम लोग जब दोस्तों हम अपने यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड अध्ययन करते हैं तो उसे क्या देते हैं हम लोग कॉस्मोलॉजी। ठीक है, इनिशियली इट वाज बिलीव दैट सन, ये पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग करते हैं कंटिन्यू, देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखो सोलर सिस्टम जो है उसमें कई तरीके की बॉडीज़ होती हैं, कई टाइप की हेवनली बॉडीज़ होती हैं जो हमारे सन के चारों तरफ रोटेट करती हैं। बात आती है कौन कौन सी बॉडीज़ होती है सर जी, वो ऐसी कौन कौन सी बॉडी होती है सोर्स जो हमारे सन के चारों तरफ रोटेट करती हैं। तो पहले का नाम है दोस्तों सन, दूसरे का नाम है दोस्तों 8 प्लैनेट और सैटेलाइट। आपको पता होना चाहिए पहले हमारे 9 प्लैनेट थे सॉरी लेकिन 2006 में क्या हुआ, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक एस्ट्रोनॉमिकल सॉरी यार एक क्या होता है, एक मीटिंग होती है, उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि अब जो प्लेटू है उसको अपन लोग नहीं मानेंगे प्लेनेट के लिए, क्योंकि वो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। वह क्या कंडीशन थी आपको जनरल साइंस वाली मैम पढ़ाएंगी, मैं आपको यहाँ पीछे नहीं बता रहा। तो आपको याद रखना है ऐसी कोई कंडीशन थी जिसको लेके प्लेटू फिट नहीं बैठ पा रहा था, इस वजह से प्लेटू को बाहर निकाल दिया गया। देखो किसी भी हेवनली बॉडी को
प्लैनेट कहलाने के लिए 3 कंडीशन को फुलफ़िल कराना पड़ता है। इस 3 कंडीशन को दोस्तों, जो एक कंडीशन थी वह फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया, मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल मीटिंग थी, जो एस्ट्रोनॉट की मीटिंग हुई, उसमें इसको बाहर निकाल दिया गया, प्लूटो को बाहर कर दिया गया और उसे डाल दिया गया एक कैटेगरी में, जिस कैटेगरी का नाम रखा गया दोस्तों ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि बौना प्लैनेट। कैसा प्लैनेट? बौना प्लैनेट। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगला देखते हैं यार, हमारे सोलर सिस्टम को बनाने वाले कौन कौन से बॉडीज़ होती हैं, हेवनली बॉडी। तो अगला एस्ट्रॉयड, दूसरा है मेटेओर्स, तीसरा है कॉमेट्स, चौथा, अब ये हिंदी में लिखे हुए हैं, सूरज, 8 ग्रह, उनके उपग्रह। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, यहाँ पर आया सैटेलाइट। सैटेलाइट का क्या मीनिंग होता है, यानी कि उपग्रह का क्या मतलब होता है? देखो, अगर यहाँ आप मान लीजिए मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और आप मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो। क्या कर रहे हो आप? मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो, लगा रहे हो, लगा रहे हो। मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे चारों तरफ लगातार पूरी श्रद्धा से चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पे अपन खड़ा है, यहाँ मैं खड़ा हूँ और आप क्या कर रहे हैं? मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर आप मेरे चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो मैं आपको कहूँगा अपनी सैटेलाइट। समझ रहे हो? इसी तरीके से आपको याद रखना है, कोई भी हेवनली बॉडीज़ के चारों तरफ जब कोई दूसरी बॉडी चक्कर लगाती है तो उसी को हम लोग कह देते हैं दोस्तों, क्या? उसी को हम लोग बोल देते हैं उसकी सैटेलाइट। हम लोग अक्सर सुनते हैं मून के बारे में। मून क्या है? मून हमारे अर्थ की सैटेलाइट है, क्योंकि ये क्या करता है? हमारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चलिए, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब आप लोग देख सकते हैं, आपके क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का हो गया, धूमकेतु, सॉरी धूमकेतु, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको और दिखाना चाहूँगा एस्ट्रॉइड के बारे में, कि मेटेओर्स और कॉमेट के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। एस्ट्रॉइड में आपको और दिखा देता हूँ, जल्दी से हट जा भैया, हट जा, 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 हटो 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 हटो। मैं आपको जल्दी से आप दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो डायग्राम के अंदर, मैं आ गया हूँ डायग्राम पे। आप यहाँ पे एक देख पा रहे हो दोस्तों, एक बेल्ट सी बनी हुई है। देख रहे हो आप? पूरी क्या है? एक बेल्ट है। ये पूरा एक राउंड 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 एक बेल्ट है। ठीक है, ये आपकी जो बेल्ट है ना दोस्तों, ये हेवनली बॉडीज़ की एक बेल्ट है। ठीक है, इस बेल्ट में हेवनली बॉडीज़ क्या करती हैं? आपकी रिवॉल्व करती हैं सर्कल में। और ये जो बॉडी है, ये कहाँ पे पाई जाती है? आपकी मार्स के और जुपिटर के बीच में। कहाँ पाई जाती है? मार्स और जुपिटर के बीच में। फिर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ देख पा रहे होंगे। एक आपको हेवनली बॉडी, ये देखो, ये देखो, एक बेल्ट नजर आ रही होगी हेवनली बॉडीज़ की। ये पूरी जो बेल्ट है ये रही। ठीक है, ये एक बेल्ट नजर आ रही होगी। बेल्ट किस किस के बीच में है? मार्स और दोस्तों जुपिटर के बीच में है। ठीक है, इसी में, यानी कि जो बेल्ट है, ये बेल्ट जिन हेवनली बॉडीज़ को द्वारा बनाई जाती है उन्हीं को हम लोग कहते हैं आपका एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड आपने ज़्यादा सुना भी होगा कि मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में जो आपकी हेवनली बॉडीज़ पाई जाती हैं, और हेवनली बॉडीज़ के द्वारा आप देख रहे होंगे पूरी की पूरी एक बेल्ट भी बना रखी है। ठीक है, पूरी पूरी क्या है? बेल्ट भी बना रखी है। इस बेल्ट के जो निर्माता हैं, यानी कि जो बनाने वाले हेवनली बॉडीज़ हैं, उन्हीं को हम लोग कह देते हैं एस्टेरॉयड। क्या बोल देते हैं? एस्टेरॉयड। ठीक है, तो आपको ये बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आप देखो, यहाँ पे एक बात और बता दूँ, आपने यार कहीं सुना होगा पहले पृथ्वी पे डायनासोर रहते थे। कौन रहते थे? डायनासोर। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि ये जो एस्टेरॉयड था ना, वह हमारी पृथ्वी के ऊपर आके गिर गया। आपने सुना होगा पहले डायनासोर रहा करते थे, पहले धरती पर डोमिनेंट था डायनासोर का, लेकिन आज किसका है? आज है होमो सैपियन का। तो यहाँ पे यार जैसे हम रहते हैं, ऐसे हमारी तरह हमारे संग वायरस भी रह रहे हैं, लाखों लाखों वायरस रह रहे हैं, लाखों बैक्टीरिया रह रहे हैं। बैक्टीरिया और अपना तो इतना अच्छा साथ है, हमारी बॉडी के अंदर पता नहीं कितने बैक्टीरिया हैं। ठीक है, पता नहीं कितना बैक्टीरिया है। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। वायरस की बात की जाए तो वायरस आपके लगभग 14 लाख फैमिली है जो कि धरती पाई जाती है वायरस की, जिनमें 7 से 8 लाख ऐसी फैमिली है जो अपने को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे यार हुआ क्या कि पहले डायनासोर रहते थे धरती पे। अब डायनासोर जो रहा करते थे धरती पे, वो क्या हुआ, एक बार इन्हीं में से कोई एस्टेरॉयड आया और वो टकरा गया मेरे प्रिय भाइयों अपनी पृथ्वी पे। यानी कि एक एस्टेरॉयड आता है, पृथ्वी पे गिरता है, और जब ये गिरता है तो पूरा जो प्रजाति थी, ठीक है, उसे ये ख़त्म कर देता है। ठीक है, जो पूरे के पूरे आप लोग देखते हो डायनासोर होते थे पहले, उन्हें ये निपटा देता है, इन्हें ख़त्म कर देता है। ठीक है, चलो, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर यार एक बात और देख लो, ये भी ध्यान रखना आप लोग, सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है? आप बता सकते हो डायग्राम को देख के? सबसे पास प्लैनेट है बेटा यहाँ पे सन के मरकरी। कौन सा सबसे पास? मरकरी।
ठीक है, मरक्यूरी, ये नहीं है, ये क्या है, मरकरी। ठीक है, क्या है ये, मरकरी। यहाँ पे पहले मैं एक वो ले लूँ पेन छोटा वाला। चलो, तो सन के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है, मरकरी। क्या है, मरकरी। दूसरा कौन सा है सबसे पास, तो आपको देखने को मिल रहा होगा वेनस। कौन सा है, वेनस। ठीक है, तीसरा कौन सा है, तीसरा आपको देखने को मिल रहा होगा अपना प्यारा अर्थ। ठीक है, कौन सा अपना प्यारा, अपना प्यारा अर्थ है, अपना प्यारा अर्थ। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग देख पा रहे होगे तो चौथा है मार्स। क्या है, मार्स। इसके बाद कौन सा है, जुपिटर। कौन सा इसके बाद, जुपिटर। और इसके बाद आप लोग देख पा रहे होगे अगला है सैटर्न। कौन सा है, सैटर्न। और इसके बाद जो है दोस्तों ये है यूरेनस। कौन सा, यूरेनस। और इसके बाद है नेपच्यून। कौन सा है, नेपट्यून। तो एक बार देख लेते हैं, हमने सही लिखा है। सबसे पहले आप लोग देख रहे होगे मरकरी है, फिर अपना वीनस है, फिर अपना अर्थ है, फिर अपना दोस्तों मार्स है, और मार्स के आगे एक एस्टेरॉयड की बेल्ट आप लोग देख रहे होगे। ठीक है, इसके जस्ट बाद आपको जुपिटर देखने के लिए मिलता है। इसके जस्ट बाद आप लोग पाएंगे सैटर्न है, इसके जस्ट बाद आप लोग पाएंगे यूरेनस है, इसके जस्ट बाद आप लोग पाएंगे नेपच्यून है। तो अब आपको याद रखना है कि कौन सा प्लैनेट किसके बाद है। ठीक है, आपसे पूछा सकता है, बताइए सूर्य से जो आपका सैटर्न पड़ता है वह कितनी पोजीशन में पड़ना है, तो आपको बता देना है बहुत जल्दी कि सर जी सूर्य से सैटर्न पड़ता है आपका, ये रहा सर जी छठे स्थान पे। कौन से स्थान पे, छठे स्थान पे। पृथ्वी का क्या स्थान है सर जी, तीसरा स्थान है सन से। ठीक है, तो आपको यार ये बता देना है कौन से स्थान पे। आप इसे याद कैसे करोगे, देखो याद करने ट्रिक बहुत सिंपल है। ये लिखा है MBE, आप इसे याद रखिए EVM। EVM मशीन आपको याद रहती है, EVM। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए उल्टा EVM। फिर याद रखिए MJ, क्या याद रखेंगे आप, MJ EVM MJ सन। ठीक है, EVM MJ सन। तो आप यहाँ याद रखेंगे EVM उल्टा है, लेकिन आप ऐसे याद कर लीजिए इसे EVM। फिर ये है MJ, फिर आपको तो याद हो ही जाएगा सन तो है ही है। पीछे कौन है, सन है, फिर EVM और बीच में है आपका MJ। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हैं। रख नहीं सकते हैं, रखना ज़रूरी है मेरे भाई, आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलो जल्दी चलते हैं, फास्ट फास्ट फास्ट, कम ऑन। कहाँ पे थे, फटाक से आते हैं वहाँ पे। अरे आजा भैया फटाफट, आगे 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 और आगे और आगे 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 आगे। चलो भाई आगे। तो एस्टेरॉयड की बात हम लोग कर लेते हैं, क्षुद्र ग्रह की बात कर लेते हैं। यही क्षुद्र ग्रह था दोस्तों जिसने आपकी तबाह किया था डायनासोर्स के लिए। ठीक है, अभी बीच बीच में भी आप लोग देख रहे होगे ऐसे चांसेस लगते रहते हैं कि एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बात कर ली है वैज्ञानिकों से, वैज्ञानिकों ने कहा है कि बच्चों को अच्छी तैयारी करने दो, 2025 तक कोई भी जो क्षुद्र ग्रह है वह पृथ्वी पे गिरने वाला नहीं है। तो आप लोग पेपर की तैयारी कर सकते हैं और जो है मज़े से भैया आप सिलेक्शन का एंजॉय भी उठा सकते हैं। तो क्षुद्र एस्टेरॉयड क्या है देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार प्लैनेट एंड सैटेलाइट, अपन लोग छोड़ दें स्टार के लिए, प्लैनेट के लिए, सैटेलाइट के लिए, तो हमारे कुछ बॉडी मिलती है। ठीक है, कुछ टाइनी टाइनी बॉडीज़ मिल जाती हैं हमारे को जो कि घूम रही हैं सन के चारों तरफ, और ये पाई जाती हैं आपकी मार्स और जुपिटर के बीच में। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे द लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इज द सिरस। ठीक है, अब ये हिंदी में लिखा हुआ है। सितारों और उपग्रहों के अलावा, सितारों उपग्रहों के अलावा कई छोटे शरीर हैं लेकिन सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वे मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह आपका कौन सा, क्रेसस। ठीक है, आपको याद रखना बात है मेटेरॉइड। देखो मेटेरॉइड क्या है, देखो अर्थ के ये क्या, सॉरी रॉक के ये छोटे छोटे पार्ट हैं। क्या है, रॉक के छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। इन्हें कह देते हैं हम लोग मेटेरॉइड। ठीक है, क्या बोल देते हैं, मीटोरॉइड। चलो देखते हैं एक बार। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड। सम टाइम दिस मेटेरॉइड कम नियर द अर्थ एंड टेंड ड्रॉप ऑन अपॉन इट। जैसे एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी पे आके गिरते हैं, इसी तरीके से जो मेटेरॉइड होते हैं ना, ये पृथ्वी टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं। चट्टानों के कुछ छोटे टुकड़े होते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। अब मेटेरॉइड को हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं उल्कापिंड। कभी कभी इनके धातु के टुकड़े होते हैं हमारी पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। बात आती है प्लैनेट किससे कहते हैं। देखो यहाँ पे एक बात आपको समझनी चाहिए कि
प्लेनेट क्या है और स्टार क्या है। तो बहुत सिंपल और सरल है, आपको याद रखना है। प्लेनेट वो होते हैं जो खुद अपनी लाइट से नहीं चमक पाते, ठीक है। प्लेनेट क्या है, प्लेनेट वो हेवनली बॉडीज़ होती हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं होती, उनके पास जो अपनी लाइट है उसका अभाव पाया जाता है। लेकिन जो स्टार होती हैं ये वो हेवनली बॉडीज़ होती हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है। क्या होती है, इनके पास अपनी लाइट होती है। चलो आगे चलूँगा, पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, अपनी ना हीट होती है ना लाइट होती है इनके पास। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार, अपना जो अर्थ है क्या उसके पास खुद की लाइट है, बिल्कुल नहीं है। फिर एक बात आती है कि इस पर लाइट कैसी आ रही है, फिर इस पर लाइट कहाँ से आई, तो ये चमकता है सन के लाइट की वजह से। तो ये खुद के लाइट से नहीं चमकता, ये सन की लाइट से चमकता है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट, द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सन के बारे में। आप सभी जानते हो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बीच में जो एग्जिस्ट करता है वह करता है सन, ठीक है। और सन क्या है, इस दुनिया में जितनी एनर्जी हैं उन सभी का एकमात्र सोर्स है, क्या है, वो है आपका सन। वैसे तो एनर्जी के 3 सोर्स होते हैं, पहला हमारा सन होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं ये होता है, ठीक है। और लेकिन क्या है कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको इतनी ज्योग्राफी डीप में नहीं पढ़नी है। आप बस ये याद रखो हमारी दुनिया पे जितनी एनर्जी पाई जाती है लगभग सबका मालिक एक है, जो कि है कौन, सन, ठीक है। और सन क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के बीच में सिचुएटेड है। अभी आपको मैंने बीच दिखाया भी था पीछे, चलो यार फास्ट फॉरवर्ड कर जल्दी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सन आपका कहाँ पे सिचुएटेड है। जल्दी फास्ट 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 और फास्ट और फास्ट, जल्दी चलो 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 चलो। ये देखो कि यहाँ पे आपका सन क्या है, बीच में सिचुएटेड है। और इसी सन के चारों तरफ ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ आपको दिख रही हैं ये सारी क्या कर रही हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं, ठीक है। तो चलो मैं लौट के आता हूँ वहीं पर ही जल्दी से फटाफट, और आपको दिखाता हूँ कि सन के बारे में और अपने पास क्या क्या है जो ख़ास बात है जो हमें करनी है। सन के बारे में बहुत ख़ास बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। सारी ख़ास बातें मैं आपके साथ करूँगा बिना किसी नॉन स्टॉप के, अपनी सब बातें होंगी। लेसन बहुत ही बढ़िया जा रहा है अपना। तो देखो सन क्या होता है, आप सभी जानते हो, सन एक स्टार है, इसके पास खुद की लाइट है, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आता है यार, एक मन में प्रश्न आता है कि सन को इतनी लाइट कहाँ से आई यार, जो लाइट हर प्लेनेट पे बांट रहा है, ठीक है, इतनी लाइट कहाँ से आई। तो आप याद रखना सन के पास जो इतनी एनर्जी है या इतनी लाइट है या इतनी हीट है, एक ही बात है, कुछ भी कह लो, ये आती है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। कौन सी रिएक्शन होती है यहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से। अब यहाँ पे कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, इसे कहते हैं हिंदी में नाभिक अभिक्रिया। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन चल रही है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब 4H, यहाँ पे क्या होता है 4H जब आपस में जुड़ते हैं तो वो दोस्तों आपके मैं एक बार पूरा यार स्क्रीन ले लेता हूँ जिससे मैं अच्छा से लिख पाऊँ। देखो 4H जो है यहाँ पे, देखो 4H 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4H क्या करते हैं दोस्तों, एक हीलियम का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, एक हीलियम का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो एक हीलियम का निर्माण करते हैं। ये रिएक्शन सन में पूरी दुनिया जब से बनी है तब से चल रही है, ठीक है। और ये प्रोसेस पूरे दिन चलती है। अब यहाँ ये मत समझना कि रात में तो सरसन नहीं होता है तो रात में क्यों चलेगी, हमें तो लाइट नहीं मिलती है। अरे तुम्हें नहीं मिलती ना, लेकिन जो दूसरी साइड है उसको तो मिलती है। ईस्ट को नहीं मिलती तो वेस्ट को मिलती है, वेस्ट को नहीं मिलती तो ईस्ट को मिलती है। यानी सन को जो साइड फेस करती है उसे लाइट मिलती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरे भाई ये चलती रहती है आपकी। ये मैंने क्या बोला आपसे, ये जो रिएक्शन है नाभिक अभिक्रिया जो है ये आपकी चलती रहती है। न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वह आपकी चलती रहती है कंटिन्यू वे में, ठीक है। कैसे, कंटिन्यू वे में ये आपकी चलती रहती है। इसी से क्या होता है, मान लीजिए 4 अपने ने हाइड्रोजन लिए, इनका टोटल मास था 1 यूनिट, लेकिन जब हमारे को हीलियम मिलके बनती है ना तो उसका मास मिलता है सिर्फ 0.7 यूनिट। अब बात आती है कि सर जी 0.3 यूनिट कहाँ चला गया, ठीक है, ये कहाँ चला गया। 1 यूनिट था चारों का मास, तो हमारे लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी 1 यूनिट मिलना चाहिए था, लेकिन ये 0.3 मास यूनिट कहाँ चला गया। अरे जी कहाँ चला गया, तो देखो आपको समझने के लिए इसको एक इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी जो कि आइंस्टीन बाबा की, जो कि है E=mc², ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो एनर्जी होती है वो मास में कन्वर्ट हो जाती है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मास में, और आपका मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो यहाँ पर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो आपकी 0.3 यूनिट जो मास हमें यहाँ नहीं देखने को मिला, भाई आपका किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया आपका एनर्जी में। यार पूरे यूनिवर्स में है ही क्या,
पूरी यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, या तो एनर्जी है या मैटर है। मैटर मतलब मास, दो ही चीज़ों से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। क्या दो चीज़ें क्या हैं, बोलो मेरे साथ में, एक मैटर है यानी कि मास है, दूसरा क्या, रेडिएशन यानी कि एनर्जी। तो ये दो ही चीज़ें, एक एनर्जी है, दूसरा दोस्तों मास है, इसी से मिलकर पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। तो यहाँ पे E=mc², ये कहता है कि एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है, मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो आपको 0.3 यूनिट नहीं मिली, इससे क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। ऐसी लाखों एनर्जी बनती है, ऐसे आपकी लाखों रिएक्शन चलती रहती हैं, इस तरीके से लाखों यूनिट आपकी एनर्जी बनती रहती है और फिर वो डिफरेंट प्लेनेट तक पहुँचती रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो यार देखते हैं। सन हमारे सोलर सिस्टम के बीच में, ये बात आपको मैंने दिखा दी। इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन। ये बहुत सारी गर्म गर्म गैसों का बना हुआ है। ठीक है, ये बेहद गर्म गैसों का बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। ये हमारी पृथ्वी से 10 की पावर 9 गुना बड़ा है। ठीक है, कितना गुना बड़ा है, 10 की पावर 9 टाइम जो है हमारी पृथ्वी से बड़ा है। और इसका जो वजन है वह दोस्तों हमारी पृथ्वी से बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, 10 की पावर 27 टाइम इससे बड़ा है। और इसका जो वजन है वह भी इसका दोस्तों बहुत है। ठीक है, वो भी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। हमारा जो अर्थ है वह कितना दूर है सन से, 150 मिलियन किलोमीटर। तो आपको याद रखना है कि सन और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, 150 मिलियन किलोमीटर है। और जो लाइट आती है सूर्य से हमारी पृथ्वी तक, ये आपकी पहुँच जाती है मात्र 8 मिनट में। कितने मिनट पहुँच जाती है, इट इज़ मात्र हमारे अर्थ तक पहुंचती है 8 मिनट में। कितने मिनट पहुंचती है, मात्र 8 मिनट में। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं आपको ये आज नहीं पढ़ाऊँगा, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू।